अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम 2D एरे को मेमोरी अलॉट करवाएंगे। तो जब भी हम 2D एरे को डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवाएंगे तो ऐसा करने के दो तरीके हैं हमारे पास। या तो हम सिंगल पॉइंटर अप्रोच को यूज करते हैं या फिर हम डबल पॉइंटर अप्रोच को यूज करते हैं। तो जब भी हम 2D एरे को हीप में मेमोरी अलॉट करवाएंगे तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। या तो सिंगल पॉइंटर अप्रोच को यूज करेंगे या फिर हम डबल पॉइंटर अप्रोच को यूज करेंगे। ये जो डबल पॉइंटर अप्रोच है इसी को हम कई बार क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर अप्रोच। पॉइंटर टू पॉइंटर अप्रोच, और कई बार हम इसको बोल देते हैं एरे ऑफ पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर्स अप्रोच। लेकिन एक बार हम 2D एरे को हीप में मेमोरी अलॉट करवाए उससे पहले हम 2D एरे का कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से 2D एरे मेमोरी में जाके स्टोर होता है। अगर हम ऐसा नहीं देखेंगे तो हमें सिंगल पॉइंटर वाले अप्रोच में तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डबल पॉइंटर वाले अप्रोच में कंसेप्ट को समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो एक बार देखते हैं कि जब भी हम एरे के टाइप्स की बात करेंगे तो हमें पता है कि एरे हमें दो तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज वन डायमेंशनल एरे जिसको हम 1D एरे बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, और मल्टी डायमेंशनल एरे ही क्या होता है आपके पास, एरे ऑफ एरेज। अगर आप टेक्निकली देखोगे तो जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हो तो बेसिकली आप एरे बना रहे होते हो किसका, बहुत सारे एरेज का। अब मल्टी डायमेंशनल एरे में आपका 2D एरे भी हो सकता है, आपका 3D एरे भी हो सकता है, आपका 4D एरे भी हो सकता है। जितने डायमेंशन आप लिखोगे उतने डायमेंशन का एरे आपका हो जाएगा। अगर आप 1D की बात करते हो, 1D एरे की, तो वहां पर एक ही डायमेंशन देखने को मिलते हैं। अगर 2D एरे की बात करोगे तो वहां पर दो डायमेंशन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप 3D एरे की बात करते हो तो वहां पर आपको 3 डायमेंशन देखने को मिलेंगे। जब आप बात 2D एरे की करते हो तो बेसिकली 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1D एरे। 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1D एरे। यही तो बात यहां लिखी हुई है कि मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब एरे ऑफ एरेज। तो फिर 2D एरे किसका कलेक्शन होता है, बहुत सारे 1D एरेज का कलेक्शन होता है। ऐसे अगर आप 3D एरे की बात करोगे तो 3D एरे इज कलेक्शन ऑफ 2D एरेज। 2D एरे का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। एंड अगेन 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ 1D एरे, और ये चेन इस तरीके से चलती है। जब आप सी जैसी लैंग्वेज में 2D एरे बनाते हो तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। मान के चलो एरे का नाम आपने ARR रखा है, रो की साइज आपने 2 मेंशन की है और कॉलम की साइज आपने 3 मेंशन की है। तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपका जवाब होगा m क्रॉस n। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, m इंटू n, जहां पर m क्या होती है, रो की साइज, और n का मतलब हम जनरली समझते हैं कॉलम की साइज। तो रो की साइज क्या है 2 और कॉलम की साइज कितनी है 3। तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर 6 एलिमेंट आएंगे। उन 6 एलिमेंट किस टाइप के हैं, तो आपका जवाब होगा कि वो इंट टाइप के हैं। और एक इंट टाइप के ब्लॉक को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, 2 बाइट। तो टोटल कितने बाइट, 12 बाइट। तो यहाँ पर जो 12 बाइट का ब्लॉक मिलेगा आपको वो कैसा होगा, लगातार में होगा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा। तो इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें 2D एरे के, तो 2D एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। देखो टोटल कितने बाइट का ब्लॉक बनेगा, 12 बाइट का यहाँ पर ब्लॉक बनेगा। तो मान के चलो कि ये 12 बाइट का ब्लॉक कुछ ऐसा है जो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो इसका एड्रेस है 100, तो ये 102, 104, 106, 108 एंड 1110। मेमोरी का जो लोकेशन होगा वो इसी तरीके से होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको आसानी से समझने के लिए, एक रो में हमारे पास कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। एक रो में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 3 एलिमेंट है। तो ये पहले वाले 3 एलिमेंट को हम रो फर्स्ट बोल देते हैं, और आगे वाले 3 एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर रो सेकंड बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, रो सेकंड बोल देंगे। और ये चीज आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए हम सेकंड वाली रो को जस्ट इसके नीचे रख देते हैं। कुछ ऐसा ही तो करते हैं हम।
सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो तो कैसा होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ही होता है। और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस तरीके से इनको अरेंज करते हैं, क्योंकि डेटा को हमें किस फॉर्मेट में अरेंज करना होता है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज करना होता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में हमें अरेंज करना होता है। तो यहां से टोटल रो कितनी है, तो आप बोलोगे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 रो है। तो मैं यहां से रो की पोजीशन, और रो की पोजीशन क्या है 0 और 1, और कॉलम की पोजीशन 3 कॉलम है तो 0 1 और 2। हमें पता है कि जब भी एरे में इंडेक्सिंग की बात होगी तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो ये एलिमेंट होगा इसकी रो पोजीशन 0, कॉलम पोजीशन 0, रो पोजीशन 0, कॉलम पोजीशन 1, रो पोजीशन 0, कॉलम पोजीशन 2। मैं यहाँ पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रैक्शन बना रहा हूँ। बाकी जो मेमोरी का एलोकेशन है वो तो कैसा होगा, आपका कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ही होगा। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो रो पोजीशन 1, कॉलम पोजीशन 0, रो पोजीशन 1, कॉलम पोजीशन 1, रो पोजीशन 1 एंड कॉलम पोजीशन यहाँ पर 2। अगर एड्रेस की बात की जाए तो इसका एड्रेस हो जाएगा 100, 102, 104, 106, 108 एंड 1110। और हमें यह भी पता है कि जो एरे का नेम होता है वो अपने आप में क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट पॉइंटर, और उसके पास हमेशा क्या रखा हुआ होगा, एरे का बेस एड्रेस। और इस एरे का बेस एड्रेस क्या है, 100 है। तो इस तरीके से ये मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है। ये तो वो वाला पोर्शन है जो हम जनरली आमतौर पे पढ़ते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट होती है। याद करो, जब हमने देखा था कि 2D एरे क्या होता है, तो 2D एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ 1D एरे, कलेक्शन ऑफ 1D एरे। किसका कलेक्शन होता है ये, 1D एरे का यहाँ पर कलेक्शन होता है। और सही बात है, यहाँ पर ये वाला 1 डायमेंशनल एरे है, ये यहाँ पर दूसरे वाला आपका 1 डायमेंशनल एरे है। लेकिन ये मेमोरी में कैसे जाता है, तो जब आप 2D एरे की बात करते हो तो 2D एरे में सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पॉइंटर टू एरे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एरे क्रिएट होता है, सबसे पहले यहां पर आपको एक एरे देखने को मिलेगा, एरे ऑफ पॉइंटर। ठीक है, और वो जनरली किस साइज का होता है, एरे पॉइंटर की जो साइज होती है वो उतनी ही साइज होती है जितनी आपकी रो की साइज होती है। अब यहां से बात को समझना कि सबसे पहले आपके पास एक एरे पॉइंटर बनेगा। एरे पॉइंटर का मतलब ऐसा एरे जिसके अंदर किसको रखा जाएगा, एड्रेसेस को रखा जाएगा, और वो किस साइज का होगा, जितनी आपकी रो की साइज है उस साइज का। बताओ आपकी रो की साइज कितनी है, 2, तो यहां पर एक 2 साइज का क्या बनेगा, पॉइंटर एरे बनेगा, जिसमें किसको रखा जाएगा, एड्रेस को रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कॉलम साइज जितनी है उतने साइज के क्या बनेंगे, आपके पास डेटा को रखने वाले एरे बनेंगे। तो बताओ कॉलम की साइज क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 साइज के कितने रो बनेंगे, 2 रो बनेंगे। तो यहाँ पर ये 3 साइज का पहला रो, और उसके बाद ये 3 साइज का यहाँ पर दूसरे वाला रो। और मानो इसका एड्रेस है 100, 102, 104, 106, 108 एंड 1110। ये जो पहले वाली जो आपकी रो है, उस पहले वाली रो का जो बेस एड्रेस है वो इस पॉइंटर एरे में होगा। दूसरी वाली जो रो है उसका बेस एड्रेस है वो इस वाली पॉइंटर एरे में रखा हुआ होगा। तो इसके पास एड्रेस आया तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और जब इसके पास इसका एड्रेस आया तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और एरे का जो नेम होता है वो तो अपने आप में कांस्टेंट पॉइंटर होता ही है, जिसके पास क्या रखा हुआ होगा, एरे का बेस एड्रेस रखा हुआ होता है। तो जब भी आप किसी एरे को एक्सेस करते हो तो सबसे पहले आप किसके पास जाते हो, पॉइंटर एरे के पास जाते हो, और उस पॉइंटर एरे के बाद में आपको जहां पर भी जाना होता है उस पर्टिकुलर रो पे आप मूव कर जाते हो। तो जब कभी भी आप लिखते हो इस टाइप से स्टेटमेंट, ARR ऑफ I
ऑफ जे। इस तरीके से जब आप स्टेटमेंट लिखते हो तो यहाँ पर आई की जो वैल्यू होती है उससे आप इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाते हो और उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाने के बाद जैसे आप जे की वैल्यू लिखते हो तो उस पर्टिकुलर कॉलम वाली पोजीशन पे आप आ जाते हो। तो यहाँ पर कॉलम की पोजीशन क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2 और ये रो की पोजीशन 0 और 1 और ये सारा का सारा काम किससे होता है पॉइंटर अर्थमेटिक से होता है। तो जब हम डबल पॉइंटर का यूज करेंगे तो डबल पॉइंटर के थ्रू जब हम डायनेमिकली एरे अलॉट करवाएंगे तो कुछ ऐसा ही सीन अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर एक एरे ऑफ पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है जहां पर हम एड्रेस रखेंगे और उसके बाद जितनी भी रो हमें गिवन है उतनी हम यहाँ पर क्या बनाएंगे रो बनाएंगे किस साइज की जितनी हमने कॉलम की साइज मेंशन कर रखी है उतनी साइज की। हो सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको इसको समझने में जा रही हो। ठीक है लेकिन रियलिटी में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। तो सबसे पहले सिंगल पॉइंटर के थ्रू कैसे बनाएंगे। सिंगल पॉइंटर के थ्रू बनाना बहुत ही आसान है। लिखा है कि इन दिस अप्रोच वी सिंपली अलोकेट मेमोरी ऑफ साइज m इनटू n मतलब जितनी रो की साइज है और उतनी कॉलम की साइज है उतने ब्लॉक के लिए हम डायनेमिकली मेमोरी अलॉट करवाएंगे एंड असाइन इट टू पॉइंटर देन एक्सेस एलिमेंट यूजिंग सिंपल पॉइंटर अर्थमेटिक। ठीक है जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया लेट्स से इंट arr यहाँ पर हमने एक पॉइंटर बनाया है इंट arr और उसके बाद एक वेरिएबल रो लिया है दूसरा वेरिएबल हमने कॉलम लिया है। तो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे printf एंटर रो एंड कॉलम साइज। वैल्यू रीड करेंगे यूजर से तो scanf %d पहले वाली वैल्यू रो में चली जाए और दूसरी वाली वैल्यू कॉलम में चली जाए। उसके बाद हमें क्या करना है डायनेमिकली m इंटू n साइज का एरे हमें अलॉट करवाना है। तो हम किसको बोलेंगे मैलोक को। किसको बोलेंगे मैलोक फंक्शन को। आप चाहो तो यहाँ पर कैलोक का भी आप यूज कर सकते हो। तो ये रो नाम का वेरिएबल है और ये कॉलम नाम का वेरिएबल है। सपोज करो रो में यूजर ने डेटा दिया है 3 और कॉलम में यूजर ने डेटा दिया है 4। तो यहाँ पर जो टोटल मेमोरी हमें रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम मल्टीप्लाई बाई साइज। ठीक है तो ये 12 मल्टीप्लाई बाई किस टाइप के ब्लॉक है ये इंट टाइप के। हम 16 बिट आर्किटेक्चर की बात करें तो 16 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर कितने बाइट का 2 बाइट का। तो टोटल मेमोरी कंजम्पशन यहाँ पर कितना होगा 24 बाइट का होगा। तो हम यहाँ पर मैलोक को 24 हमें लाना है कैसे भी करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ एंड किसकी साइज इंट टाइप का ब्लॉक है तो इंट की साइज। यहाँ पर जो मैलोक रिटर्न करेगा वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करेगा और इसको हम क्या कर लेंगे कास्ट करवा लेंगे किसमें पॉइंटर टू इंट में। और ये जो बेस एड्रेस है वो हम किसको दे देंगे arr को यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा एक 24 बाइट का ब्लॉक लगातार में हमें मिला होगा। ये 24 बाइट का ब्लॉक है जो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हुआ है यहाँ पर और ये 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। एड्रेस हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एड्रेस है 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 एंड 222। इस तरीके से इनकी मेमोरी लोकेशन रही होगी। और जो ये बेस एड्रेस है इस बेस एड्रेस को हमने किसको असाइन करवा लिया है यहाँ पर ARR को। तो ये ARR के पास क्या आ गया होगा इसका बेस एड्रेस आ गया होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर इंडेक्सिंग वाला गेम इस तरीके से नहीं चलेगा कि आपने ये इंडेक्स कर दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस तरीके से अगर आप सिंपल पॉइंटर अर्थमेटिक यहाँ पर करोगे कि आप यूं सोच रहे हो कि हमने एक लूप चलाया लेट्स से आई असाइन 0 आई लेस देन 12 एंड आई प्लस प्लस और यहाँ पर बोला हम लिख देंगे printf %d एंड डी रेफरेंस ऑफ ARR प्लस आई।
तो यहाँ से आपका जो मकसद था कि डेटा को किस तरीके से अरेंज करवाना है, आपको रो और कॉलम की फॉर्मेट में अरेंज करवाना है, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में अरेंज करवाना है, तो वो वाला जो आपका कंसेप्ट था, वो वाला जो आपका मकसद था, वो मकसद यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको एक्सेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए? मैट्रिक्स की फॉर्मेट में चाहिए। मतलब रो तो कितने आए हमारे पास यहाँ पर? 3, और हर एक रो में कितने एलिमेंट हो? 4 एलिमेंट हर एक रो में होना चाहिए। तो उसके लिए हम कुछ अलग अप्रोच का यूज करेंगे और वो अलग अप्रोच कुछ इस तरीके से होगी। देखो यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करना कि मैं ये वाला जो ब्लॉक है, यहां तक का जो पोर्शन है, ठीक है, रो कितनी है? 3, और हर एक रो में एलिमेंट कितने हैं? 4। इसका मतलब है कि यहां तक का जो पोर्शन है, यहां तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? रो 1। और अगर इंडेक्सिंग की बात करूंगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? रो 0। अगर इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे? रो 0। 4 से लेके 7 तक का जो ब्लॉक है, 4 से लेके 7 तक का जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे? रो 1 इंडेक्स में, और वैसे क्या हो जाएगी? रो 2। और ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे रो 2 किस में? इंडेक्स में। बाकी ये रो कौन सी हमारी? 3rd। तो इसी तरीके से चाहिए कि सबसे पहले पहली वाली रो का डेटा आए, उसके नीचे सेकंड वाली रो का डेटा आ जाए, और उसके अंदर क्या आ जाए? 3rd वाली रो का डेटा आ जाए। तो एक सिंपल सा मैं स्टेटमेंट आपसे लिखता हूं कि यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना, मतलब यहाँ पर जो भी डेटा है उस डेटा तक हमें पहुंचना है। लेकिन पहुंचेंगे कैसे हम? डेटा को मैट्रिक्स की फॉर्मेट में अरेंज करवाते हुए। तो यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? एआरआर के पास। और पॉइंटर अर्थमेटिक किस तरीके से करेंगे? हमें जंप करना है सबसे पहले ये 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट के बाद में ये 2 एलिमेंट हमें जंप करने हैं। तो देखो 4 एलिमेंट आपको जंप करने हैं, और ये 4 एलिमेंट किस में मिल जाएंगे आपको? कॉलम में। किस में मिल जाएंगे आपको? कॉलम में। तो आप लिखोगे कॉलम, तो यहां से 4 आ जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट जंप करती है। और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर रो में जाने के बाद कितने एलिमेंट जंप करने हैं आपको? 2 एलिमेंट जंप करने हैं। तो जब आप लूप चला रहे होंगे, तो लूप आप आमतौर पर ऐसे ही तो चलाओगे, 4 आई असाइन 0, आई लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस। और यहां पर फिर इनर लूप में आपने लिखा होगा 4 जे असाइन 0, जे लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। और जो भी काम आप यहां पर करोगे, या तो आप क्या करोगे? डेटा को ट्रेवर्स करवाने की कोशिश करोगे, या फिर आप यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करवाने की, इनिशियलाइज करवाने की कोशिश करोगे। तो देखो यहाँ पर अगर जब आप पहुंचोगे, तो उस केस में यहाँ पर जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जे की वैल्यू क्या रही होगी? 0। उसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी? 1। फिर जे की वैल्यू क्या? 2। और फिर जे की वैल्यू क्या? 3। और जैसे जे की वैल्यू 4 होगी, तो 4 लेस देन 4 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर रो में आने के बाद आपने यहाँ पर एक एलिमेंट क्रॉस कर दिया है। कितने एलिमेंट क्रॉस कर दिया आपने? एक एलिमेंट क्रॉस कर दिया है, और आप दूसरे वाले पे आ गए हो। और एक एलिमेंट क्रॉस करने के लिए आपने यहाँ पर जे की वैल्यू क्या रखी होगी? 1 ही तो रखी होगी, क्योंकि पहले जे की वैल्यू 0, और जे की वैल्यू 0 से ये वाला पोर्शन आया होगा। फिर आपने लिखा जे की वैल्यू 1, और जे की वैल्यू 1 से ये वाला पोर्शन आ गया होगा। तो आप लिखोगे प्लस जे, और इसका क्या करना है? आपको डीरेफरेंस करना है। अब यहाँ पर एड्रेस क्या है? 210। अगर हम इस 210 वाली मेमोरी लोकेशन पे आ गए, तो हमने स्टेटमेंट सही लिखा है। तो देखो एआरआर में क्या लिखा हुआ है? 200 प्लस कॉलम में क्या है? 4 प्लस जे में क्या है? 1 का डी रेफरेंस। इसका मतलब है 200 क्या है? एड्रेस में कितने कदम आगे जाना है? 4 कदम आगे जाना है, ठीक है। और उसके बाद 1 कदम आपको आगे जाना है। तो टोटल 5 कदम आपको जाने हैं, और आपका 1 कदम कितने बाइट का है? 2 बाइट का है। तो आप लिखोगे 200 प्लस 10, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 210 का डी रेफरेंस, और इसकी मेमोरी लोकेशन क्या है? 210। तो इस तरीके से आप ये वाला रिलेशन लिखोगे। हालांकि इसमें गड़बड़ है, हमें एक चेंजेस और करना पड़ेगा। अब यहां तक तो बात क्लियर हो गई कि हमने जब सेकंड वाली रो के पास हम गए, तो सेकंड वाली रो के पास जाने के लिए हमने टोटल कितने एलिमेंट क्रॉस किए? 4 एलिमेंट हमने क्रॉस किए। और 4 की वैल्यू किस में रखी हुई थी हमारे पास? यहाँ पर कॉलम में रखी हुई थी। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि मेरे को तो इस 220 वाली लोकेशन पे जाना है। कौन सी वाली लोकेशन पे जाना है? 220 वाली लोकेशन पे जाना है। और 220 वाली लोकेशन पे जाने के लिए आपको कितनी रो क्रॉस करनी पड़ेगी? 2 रो। कितनी रो क्रॉस करनी पड़ेगी? 2 रो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी।
और हर एक रो में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मतलब सबसे पहले आपको कितने एलिमेंट जंप करने पड़ेंगे, 8 एलिमेंट जंप करने पड़ेंगे। और वो 8 आपको कहां से मिलेंगे, देखो कॉलम में क्या रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। और ऑब्वियसली बात है, जब आप इस वाली जगह अगर आओगे, इस वाली रो में आओगे, तो उससे पहले एक बार आई की वैल्यू क्या रही होगी, 0। जब आई की वैल्यू 0 थी तो आपने इस वाले पोर्शन को एक्सेस किया होगा। फिर आई की वैल्यू क्या आ गई होगी, 1। और जैसे आई की वैल्यू 1 आई होगी तो आपने इस वाले पोर्शन को एक्सेस कर लिया होगा। फिर आया होगा आई की वैल्यू 2, और जब आई की वैल्यू 2 होगी तभी तो आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे। मतलब आई से इसको क्या करना है, गुणा करना है। आई से इसको क्या करना है, आपको गुणा करना है। और जैसे आप कॉलम को आई से गुणा करोगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और आपको कितना जंप करना था, इस रो तक पहुंचने के लिए 8 ही तो आपको जंप करना था। तो इस स्टेटमेंट को जब आप प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि सबसे पहले आपको किसके पास जाना है, एआरआर के पास। और एआरआर के पास जाने के बाद आपको यहां पर लिखना है आई इंटू कॉलम प्लस। ऑब्वियसली बात है, यहां पर तो जब आप आओगे तो जे की वैल्यू उस टाइम पे कितनी हो जाएगी, यहां पर आपके पास सॉरी 2 हो जाएगी, क्योंकि कौन से वाले ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं, थर्ड वाले। तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जे लिखोगे और उसका क्या करना है, डीरेफरेंस करना है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। और जब प्रायोरिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की प्रायोरिटी वैसे ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप देखो एआरआर में क्या वैल्यू रखी हुई है, 200 प्लस आई में वैल्यू, जब आप यहां तक जाओगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई कॉलम। कॉलम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 प्लस जे। जब आप यहां तक आओगे तो उस केस में जे की वैल्यू आपको क्या मिल रही होगी, यहाँ पर 2 मिल रही होगी का डी रेफरेंस। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8, 8 प्लस 2 10। अब आप एड्रेस में क्या कर रहे हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप जहां पर हो उससे कितने कदम आगे चले जाओ, आप 10 कदम आगे चले जाओ। और आपका एक कदम कितने बाइट का है, 2 बाइट का है। तो इसका मतलब ये हुआ 200 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 का डी रेफरेंस। और इसको आप जब करोगे तो डी रेफरेंस ऑफ 220, और इसकी लोकेशन क्या थी, 220। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंगल पॉइंटर के थ्रू एरे को एक्सेस कर सकते हो। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, और वो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि हमने देखा था कि जब हम 2D एरे को एक्सेस करते हैं तो 2D एरे में हम यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। कितने सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, यहाँ पर हम 2 सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जब हम 1D एरे को डील कर रहे थे, किसको डील कर रहे थे, 1D एरे को, तो 1D एरे में हमने पॉइंटर नोटेशन को किसमें बदल लिया था, एरे नोटेशन में या सबस्क्रिप्ट नोटेशन में हमने उनको बदल लिया था। मतलब कि कहीं पर भी अगर एस्ट्रिक वाला सिंबल है तो उस एस्ट्रिक वाले सिंबल को हम किस में बदल सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में बदल सकते हैं। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में था डी रेफरेंस ARR प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे, ऐसा स्टेटमेंट था। और जब हम बात 2D एरे की करते हैं तो 2D एरे में तो कितने सबस्क्रिप्ट होने चाहिए, 2 सबस्क्रिप्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर सबस्क्रिप्ट सॉरी यहाँ पर डी रेफरेंस कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी कीमत पे आप 2 सबस्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा कि आप 2D एरे की तरह डेटा को आप अरेंज करवा पाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप कभी भी यहाँ पर पॉइंटर नोटेशन को सबस्क्रिप्ट नोटेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और सबस्क्रिप्ट नोटेशन में एक तो कन्वर्ट किया जा सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से 2 सबस्क्रिप्ट आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब मैं एक बार प्रॉपर तरीके से यहाँ कोड लिख देता हूं जिससे और क्लियरिटी आपको देखने में मिल जाएगी। कि चलो ये मैन फंक्शन लिया, और मैन फंक्शन में हमने यहाँ पर एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, लेट्स से ARR रो कॉलम आई एंड जे। फिर हमने लिखा printf एंटर रो एंड कॉलम साइज, रो एंड कॉलम साइज। स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड करेंगे, %d %d
एड्रेस ऑफ रो एंड एड्रेस ऑफ कॉलम। उसके बाद हम सिंगल पॉइंटर अप्रोच से 2D एरे को मेमोरी अलॉट करवाएंगे। तो हम लिखेंगे ARR असाइन पॉइंटर टू इंट malloc रो इनटू कॉलम इनटू साइज ऑफ इंट। ऐसा करने से मेमोरी ब्लॉक हमारे पास बन जाएगा, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा। अब यहाँ पर आप डेटा यूजर से इनपुट करवा सकते हो। तो आपने लिखा printf एंटर %d एरे एलिमेंट्स। ठीक है, कितना डेटा आना चाहिए? ठीक है, जब भी 2D एरे की बात करते हैं तो रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, इतना डेटा इसके अंदर आता है। तो रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम यहाँ पर आपने लिखा। फिर आप 2D एरे की बात कर रहे हो तो आपको लूप की नेस्टिंग करनी पड़ेगी डेटा को इनिशियलाइज करवाने के लिए। आई असाइन 0 कब तक चले? लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर आप जे की वैल्यू 0, जे की वैल्यू लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। और इसके रेस्पेक्ट में आपको एक ही स्टेटमेंट लिखना है। तो आप लिखोगे स्कैनर %d और %d के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है ARR प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे। ठीक है, अब ध्यान रखना डी रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है डी रेफरेंस करने की जरूरत? क्योंकि स्कैनर फंक्शन को चाहिए ही क्या? एड्रेस चाहिए। अगर आप डी रेफरेंस करोगे तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा ARR प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे का डी रेफरेंस। और फिर इस वाली मेमोरी लोकेशन पे डेटा चाहिए तो आपको वापस से क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और हमें पता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। बस क्या है ये वाला पोर्शन। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ, दुर्भाग्यवश आप दो सबस्क्रिप्ट इस तरीके से आप यहाँ फील नहीं ले सकते कि एड्रेस ऑफ आई एंड जे, इस टाइप का स्टेटमेंट आप जब 2D एरे को मेमोरी अलॉट करवा रहे हो सिंगल पॉइंटर से तब आपको देखने को नहीं मिलता है। तो डेटा हमारे पास आ गया होगा। उसके बाद हम इस डेटा को ट्रेवर्स करवा लेते हैं। तो हमने लिखा printf the array elements are ठीक है। और लूप हम यहाँ पर वही दो लूप की नेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हमने लिखा फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन रो आई प्लस प्लस। और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर जे असाइन 0 जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस। इस printf के रेस्पेक्ट में एक ही स्टेटमेंट चलाना है। तो हम लिखेंगे printf %d, थोड़ा सा गैप आ जाए हर एक एलिमेंट के बीच में। और यहाँ पर हम लिखेंगे डी रेफरेंस ARR प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे। इस तरीके का स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये वाला जो इनर वाला जो फॉर लूप होगा ये एक पूरी की पूरी रो को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। और एक पूरी की पूरी रो को प्रिंट करने के बाद हमें कर्सर को अगली लाइन में मूव करवाना है, क्योंकि डेटा हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? मैट्रिक्स के फॉर्मेट में चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे printf एंड \n। ठीक है, हमें पता है कि इस फॉर लूप का जो स्कोप है वो सिंगल लाइन है। तो ये वाला printf इसके रेस्पेक्ट में काम करेगा और ये वाला printf आउटर लूप के रेस्पेक्ट में काम करेगा। जो काम हमें करना था वो काम कर लिया है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? मेमोरी को रिलीज करवा सकते हैं। तो हमने किया फ्री किसको? ARR को। और उसके बाद डैंगलिंग पॉइंटर की सिचुएशन से बचने के लिए हमें ARR में क्या असाइन करवा देना चाहिए? नल असाइन करवा देना चाहिए, getch एंड मैन फंक्शन की बॉडी एंड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 2D एरे को डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंटर। हाँ, बस जो मलाल रहेगा वो मलाल आपको इतना सा रहेगा कि 2D एरे में दो सबस्क्रिप्ट आते हैं और यहाँ पर हम दो सबस्क्रिप्ट का यूज नहीं कर सकते। लेकिन इस वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम डबल पॉइंटर की हेल्प से क्या करेंगे? 2D एरे को हीप में मेमोरी अलॉट करवाएंगे। तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। अगर इस वाले स्टेटमेंट में अगर आपको दिक्कत है तो एक बार आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, वहां से पूरी की पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ यूजिंग डबल पॉइंटर अप्रोच लिखा है कि दिस मेथड इन्वॉल्व एलोकेटिंग मेमोरी इन 2 स्टेप्स। मतलब यहाँ पर जो मेमोरी का एलोकेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा। याद होगा जब हमने यहाँ पर शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने देखा था
कि जब भी हम 2D एरे की बात करते हैं तो 2D एरे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ 1D एरे, और जब कलेक्शन ऑफ 1D एरे करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, एक पॉइंटर टू एरे बनता है, ठीक है, किस साइज का, जितनी आपकी यहाँ पर क्या है, रो साइज है, और उसके बाद आप रो साइज के सॉरी नंबर ऑफ रो जितने आपके पास 1D एरे बनते हैं, और वो किस साइज के बनते हैं, कॉलम साइज के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इन हर एक का जो बेस एड्रेस होता है वो यहाँ पर आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो यही वाला पोर्शन किस में होगा, डबल पॉइंटर में। तो यहाँ पर जो मेमोरी का लोकेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा, मतलब सबसे पहले हम एरे ऑफ पॉइंटर बनाएंगे, और एरे ऑफ पॉइंटर बनाने के बाद हम एक्चुअल डेटा को स्टोर करने के लिए क्या बनाएंगे, मेमोरी ब्लॉक यहाँ पर बनाएंगे, और एक्चुअल डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी हम बनाएंगे वो हम रो वाइज बनाएंगे, और हर एक रो का बेस एड्रेस जो हमने एरे ऑफ पॉइंटर बनाया है उसमें स्टोर करते जाएंगे। तो कितने स्टेप में काम होगा, 2 स्टेप में काम होगा। फर्स्ट, मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एन एरे ऑफ रो पॉइंटर, ठीक है। हर एक रो के लिए हम क्या बनाएंगे, पॉइंटर बनाएंगे उनका बेस एड्रेस रखने के लिए, और एक से ज्यादा रो होगी हमारे पास, और एक से ज्यादा रो होगी, और जब सबका एड्रेस रखना है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एरे बोल देंगे। एंड देन मेमोरी इज एलोकेटेड सेपरेटली फॉर ईच रो, फिर हर एक रो के लिए हम सेपरेटली मेमोरी अलॉट करवाएंगे। अब ये डबल पॉइंटर वाले कंसेप्ट को एक बार हम समझते हैं कि ये डबल पॉइंटर वाला कंसेप्ट काम कैसे करता है। तो देखो, जब कभी भी आप इस टाइप का स्टेटमेंट लिखते हो, इंट एस्ट्रिक ptr1, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे पढ़ते हो, इस स्टेटमेंट को आप पढ़ते हो पॉइंटर टू इंट। कैसे पढ़ोगे इस स्टेटमेंट को, पॉइंटर टू इंट। ध्यान रखना, ये वाला जो एस्ट्रिक सिंबल है ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो ptr1 है, ये ptr1 एक ऑर्डिनरी वेरिएबल ना हो के क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। क्योंकि ऑर्डिनरी वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंशिएट करने के लिए डिक्लेरेशन के टाइम पे कुछ तो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट यही होता है कि किसी भी वेरिएबल के नाम से पहले अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम पे एस्ट्रिक सिंबल लगा देते हो तो वो सिर्फ इतना सा इंडिकेट करता है कि वो वेरिएबल एक ऑर्डिनरी वेरिएबल ना होके क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, और वो किसको स्टोर करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। इस एस्ट्रिक वाले सिंबल के इधर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो ये बताता है कि इस पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा। तो इस ptr1 में जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा, इंट टाइप के ब्लॉक का आएगा, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि ये पॉइंटर है जो किसको पॉइंट करेगा, इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करेगा। अब मान के चलो यहां पर मैं लगा देता हूं डबल एस्ट्रिक ptr2। अब समझो इस बात को कि मान के चलो आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया ptr1, और ये नम नाम का आपने बनाया, यहां पर सपोज करो कोई भी ऑर्डिनरी वेरिएबल, मान लो इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है, और आपने कुछ स्टेटमेंट लिख के ptr1 को नम का एड्रेस दे दिया है। ये 2000 वाला जो एड्रेस है वो किस टाइप के ब्लॉक का है, तो आप बोलोगे कि ये तो इंट टाइप के ब्लॉक का है, क्योंकि जब नम बना होगा तो आपने नम को बनाते टाइम पे ऐसे ही तो बनाया होगा, ठीक है। तो ये जो 2000 है वो किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, तो आप बोलोगे इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है। अब मान के चलो कि मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो 1000 है, ये 1000 किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, तो आपका जवाब होगा कि ये तो इंट एस्ट्रिक का एड्रेस है। किसका एड्रेस है, ये तो इंट एस्ट्रिक का, क्योंकि ptr1 को बनाते टाइम पे आपने ऐसा ही तो लिखा होगा, ptr1। तो ये जो ptr1 सॉरी ये जो 1000 है वो 1000 किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस है, तो आप बताओगे कि इसको तो डिक्लेरेशन के टाइम पे हमने इंट एस्ट्रिक करके क्या किया था, डिक्लेयर किया था। तो जब ptr1 में जब आप एड्रेस रख रहे हो किस टाइप के ब्लॉक का, इंट टाइप के ब्लॉक का, तो इसका डिक्लेरेशन भी कैसे हुआ था, इस तरीके से। जब आप कहीं पर इस 1000 को रखने की कोशिश करोगे, तो 1000 को रखने की कोशिश जब आप करोगे तो वो पॉइंटर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो किसका एड्रेस होल्ड करे, इंट एस्ट्रिक का। तो डेटा टाइप तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, इंट एस्ट्रिक, फिर आपको बनाना है पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। अब ये तो इसका डेटा टाइप हो गया कि ये किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करेगा, इंट एस्ट्रिक का। लेकिन ये बताने के लिए कि आपका ptr2 भी क्या एक पॉइंटर है, इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एस्ट्रिक सिंबल लगाना पड़ेगा। तो एक एस्ट्रिक सिंबल ये बताने के लिए कि ptr2 क्या है, पॉइंटर वेरिएबल। उसके अलावा जो लिखा हुआ है वो ये बताता है कि ये किस टाइप के ब्लॉक का क्या करेगा, एड्रेस होल्ड करेगा। उम्मीद है ये बारीकियां आपने पॉइंटर में बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, ठीक है, और वहां पर आपको ये चीजें समझ में भी आती होगी। तो यहाँ पर आप इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ोगे, पॉइंटर टू इंट एस्ट्रिक, पॉइंटर टू इंट एस्ट्रिक, मतलब ये वाला एस्ट्रिक सिंबल तो ये बताने के लिए कि ptr2 क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है, और एक किस टाइप का ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करेगा, ये उस टाइप के ब्लॉक का
एड्रेस होल्ड करेगा जिसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से हुआ है, जिसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। क्या इस ptr1 का डिक्लेरेशन इसी तरीके से हुआ था? यस। ये पॉइंटर किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करेगा? जिसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। और मान के चलो कि मैं यहाँ पर एक num नाम का वेरिएबल भी बना देता हूँ, लेट्स से 22, तो फिर ये num का डिक्लेरेशन इसी तरीके से तो हुआ है। अब मान के चलो कहीं पर मुझे ptr2 का एड्रेस भी होल्ड करना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो किस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करना है? तो इंट डबल एस्ट्रिक, जिससे वो क्या हुआ हो, डिक्लेयर हुआ हो। और फिर मुझे पॉइंटर भी बनाना है, तो हमने लिखा ptr3, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पॉइंटर टू इंट एस्ट्रिक एस्ट्रिक, मतलब इस ptr3 में जो एड्रेस आएगा वो उस टाइप के ब्लॉक का आएगा जिसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से हो रखा है, जिसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से हो रखा है। क्या ptr2 का डिक्लेरेशन इसी तरीके से हो रखा है? यस। अब अगर इस चेन की बात करूं, तो हमने लिखा लेट्स से ptr असाइन एड्रेस ऑफ नम, फिर हम लिखते हैं सॉरी ptr1 असाइन एड्रेस ऑफ नम, ptr2 असाइन एड्रेस ऑफ ptr1, नाउ वी राइट ptr3 असाइन एड्रेस ऑफ ptr2। तो समझना इस बात को कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर एक ptr1 नाम का पॉइंटर वेरिएबल बना है, मान के चलो उसका एड्रेस क्या है? 1000। फिर एक num नाम का वेरिएबल भी आपने बनाया है, जिसको डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू आपने दी है 22, मान के चलो उसका एड्रेस है 2000। फिर आपने एक ptr2 नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, मान के चलो उसका एड्रेस है 3000। और फिर आपने एक ptr3 नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, और मान के चलो उसका एड्रेस है 4000। फिर आपने स्टेटमेंट लिखा है कि ptr1 असाइन एड्रेस ऑफ नम, ptr1 असाइन एड्रेस ऑफ नम एंड एड्रेस ऑफ नम इज 2000। तो ptr1 के पास क्या आ जाएगा? 2000, और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपने बोला कि ptr2 असाइन ptr एड्रेस ऑफ ptr1। तो सबसे पहले ये देखो कि ptr2 को बनाते टाइम पे आप क्या वचन देके आए थे? आप ptr2 को बनाते टाइम पे ये वचन देके आए थे कि इस ptr2 में जो एड्रेस आएगा वो उस ब्लॉक का आएगा जो इस तरीके से डिक्लेयर हुआ है। क्या देखो, क्या ptr1 इसी तरीके से डिक्लेयर हुआ है क्या? तो जवाब होगा यस, ptr1 का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है वो कुछ इसी तरीके का है। तो ptr1 का एड्रेस किस में चला जाएगा? ptr2 में चला जाएगा। तो ptr1 का एड्रेस क्या है? 1000। तो ptr2 में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1000, और जैसे यहाँ पर 1000 आया, इसने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर ptr3 में किसका एड्रेस आएगा? ptr2 का एड्रेस आएगा। देखो, ptr3 को बनाते टाइम पे आपने वचन दिया था कि हम उस टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रखेंगे जिस ब्लॉक का डिक्लेरेशन इस तरीके से हुआ है। क्या ptr2 का डिक्लेरेशन डबल पॉइंटर की हेल्प से हुआ है? यस। तो ptr2 का एड्रेस किसके पास आ जाएगा? ptr3 के पास। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3000, और जैसे 3000 आएगा, ये 3000 वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं यहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, जहां से अपने को ये डिटरमाइन करना है कि इनका आउटपुट क्या आएगा। सपोज करो हमने लिखा printf, मैं printf नहीं लिखता हूँ, सीधा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ। जैसे हमने लिखा एड्रेस ऑफ नम, हमने लिखा एड्रेस ऑफ डी रेफरेंस नम, फिर हमने लिखा एड्रेस ऑफ ptr1, डी रेफरेंस ऑफ ptr1, एड्रेस ऑफ डी रेफरेंस ptr1, फिर हमने यहाँ पर लिखा है एड्रेस ऑफ ptr2, डबल डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ ptr2, डबल डी रेफरेंस ptr2, फिर स्टेटमेंट लिखा है हमने डबल डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ ptr3 एंड डी रेफरेंस ऑफ ptr3, डबल डी रेफरेंस ऑफ ptr3, ट्रिपल डी रेफरेंस ऑफ एड्रेस ऑफ ptr3, फिर हमने लिखा यहाँ पर ट्रिपल डी रेफरेंस ptr3, और फिर स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पर 4 टाइम डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ ptr3। अब 1 बाय 1 करके देखते हैं कि यहाँ से जो प्रिंट होने वाली वैल्यू है वो प्रिंट होने वाली वैल्यू क्या आने वाली है। ये जो डेटा आएगा वो डेटा हमने जो यहाँ पर अजम्पशन किया है एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डील करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा एड्रेस ऑफ नम, तो एड्रेस ऑफ नम से क्या आ जाएगा? 2000, तो यहाँ से क्या मिला हमें? 2000 मिला। फिर हमने लिखा
एड्रेस ऑफ नम का डी रेफरेंस, तो एड्रेस ऑफ नम से क्या मिलेगा हमें 2000, 2000 वाले ब्लॉक पे क्या रखा हुआ है 22, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 22, और हमें ये तो पता है कि दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन होते ही हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 22 मिल जाएगा। ध्यान रखना एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ऑर्डर मैटर करता है, आप ऐसा मत लिख देना एड्रेस ऑफ डी रेफरेंस नम, अब ये एरर हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप डी रेफरेंस की बात करते हो तो डी रेफरेंस हमेशा किसका होता है, एड्रेस का होता है, और जब सबसे पहले नम से उठ के आएगा तो नम से क्या उठ के आ जाएगा यहाँ पर 22, और 22 तो चूंकि वैल्यू है तो वैल्यू का कभी भी डी रेफरेंस नहीं होता है, तो एक दूसरे के दुश्मन जरूर है लेकिन इनका ऑर्डर मैटर करता है। उसके बाद लिखा आपने एड्रेस ऑफ पीटीआर1, पीटीआर1 का एड्रेस क्या है 1000, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1000 मिल जाएगा। फिर आपने बोला डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर1, तो सबसे पहले किसके पास जाओ, पीटीआर1 के पास क्या है 2000, 2000 वाले ब्लॉक में क्या है 22, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 22। फिर आपने बोला है एड्रेस ऑफ पीटीआर1 का डी रेफरेंस, बताओ पीटीआर1 का एड्रेस क्या है 1000, 1000 का डी रेफरेंस मतलब 1000 वाले ब्लॉक पे क्या रखा हुआ है 2000, तो यहाँ से क्या मिला आपको 2000 यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपने बोला एड्रेस ऑफ पीटीआर2 एंड एड्रेस ऑफ पीटीआर2 इज 3000, तो पीटीआर2 का एड्रेस क्या है 3000। फिर आपने बोला एड्रेस ऑफ पीटीआर2 का डी रेफरेंस, समझो बात को, आपने यहाँ पर लिखा डबल डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ पीटीआर2, तो सबसे पहले एड्रेस ऑफ पीटीआर2 से क्या आएगा 3000, यहाँ से क्या मिला आपको 3000 का डी रेफरेंस, बताओ 3000 वाले ब्लॉक पे क्या है, तो 3000 वाले ब्लॉक पे क्या है 1000, तो यहाँ से क्या मिला आपको 1000 का डी रेफरेंस, बताओ 1000 वाले ब्लॉक पे क्या है, तो 1000 वाले ब्लॉक पे क्या है 2000, तो यहाँ से क्या मिला आपको 2000, क्या मिल जाएगा 2000। फिर आपने बोला डबल डी रेफरेंस पीटीआर2, तो बताओ पीटीआर2 में क्या है 1000, पीटीआर2 में क्या है हमारे पास 1000, और जब आप 1000 का डी रेफरेंस करोगे तो 1000 वाली लोकेशन पे क्या है 2000, यहाँ से क्या मिला आपको 2000 का डी रेफरेंस, और जब 2000 वाली लोकेशन पे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको 22, तो यहाँ से क्या मिला 22। फिर आपने बोला है एड्रेस ऑफ पीटीआर3 का डबल डी रेफरेंस, तो पीटीआर3 का एड्रेस क्या है 4000, 4000 का डी रेफरेंस 3000, 3000 का डी रेफरेंस 1000, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1000 मिल जाएगा। फिर आपने बोला है डी रेफरेंस ऑफ पीटीआर3, बताओ पीटीआर3 के पास में क्या है 3000, 3000 वाले लोकेशन पे क्या है 1000, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 1000 मिल जाएगा। फिर बोला डबल डी रेफरेंस पीटीआर3, बताओ पीटीआर3 में क्या है 3000, एक बार डी रेफरेंस किया तो 3000 वाले लोकेशन पे क्या है 1000, दूसरी बार जब डी रेफरेंस करोगे तो बताओ 1000 वाले लोकेशन पे क्या है 2000, तो यहाँ से क्या मिला आपको 2000 मिल जाएगा। फिर बोला है ट्रिपल डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ पीटीआर3, तो सबसे पहले किसके पास जाइए पीटीआर3 के एड्रेस के पास में जाइए, मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा है स्टेटमेंट ट्रिपल डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ पीटीआर3, तो सबसे पहले तो पीटीआर3 का एड्रेस क्या है 4000, फिर आपको 3 बार डी रेफरेंस करना है, तो बताओ 4000 वाले लोकेशन पे क्या है, तो जवाब होगा 3000। फिर आपके पास 2 डी रेफरेंस बचे हुए हैं, बताओ 3000 वाले लोकेशन पे क्या है, तो आप बोलोगे 1000, 1000 का आपको क्या करना है डी रेफरेंस, तो बताओ 1000 वाले लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, तो आप बोलोगे 2000, तो यहाँ से क्या मिला आपको 2000 मिल जाएगा। फिर आपने ट्रिपल डी रेफरेंस पीटीआर3 लिखा है, ट्रिपल डी रेफरेंस पीटीआर3, ट्रिपल डी रेफरेंस पीटीआर3, तो पीटीआर3 में क्या है 3000, 3000 वाले लोकेशन पे क्या रखा हुआ है 1000, फिर आपको डबल डी रेफरेंस करना है, तो बताओ 1000 वाले लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, तो जवाब होगा 2000, बताओ 2000 वाले लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, तो जवाब होगा 22, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 22 मिल जाएगा। फिर आपने बोला है 4 टाइम डी रेफरेंस एंड एड्रेस ऑफ पीटीआर3, सबसे पहले तो देखो कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। 4 टाइम डी रेफरेंस एड्रेस ऑफ पीटीआर3, तो बताओ पीटीआर3 का एड्रेस क्या है, तो जवाब होगा 4000, फिर इसका 4 बार क्या करना है अपने को डी रेफरेंस करना है, बस इतना सा ध्यान रखना कि डी रेफरेंस हमेशा एड्रेस का होता है, ऑब्वियसली 4000 हमारे पास क्या है एड्रेस,
इसमें 22 के अलावा जितने भी सब कुछ यहाँ रखे हुए हैं सारे के सारे क्या है, यहाँ पर एड्रेस है। तो बताओ 4000 वाले लोकेशन पे क्या है, तो आप बोलोगे 3000। फिर आपको 3 बार डी रेफरेंस और करना है। बताओ 3000 वाले लोकेशन पे क्या है, 1000, तो यहाँ पर क्या आ गया 1000। फिर आपको डबल डी रेफरेंस करना है। बताओ 1000 वाले लोकेशन पे क्या है, तो आप बोलोगे 2000 का डी रेफरेंस। बताओ 2000 वाले लोकेशन पे क्या है, 22, यस, नो मोर डी रेफरेंस। और फाइनल वैल्यू इज, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 22 मिलेगा। तो यहाँ से आप डबल पॉइंट ट्रिपल पॉइंटर वाले कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, बस डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ना सीख जाओ कि एक बार जो एस्ट्रिक होता है वो तो ये बताने के लिए होता है कि ये वेरिएबल कैसा है, आपका पॉइंटर वेरिएबल। उसके अलावा जो कुछ भी होता है वो ये बताता है कि इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो किस टाइप के ब्लॉक का आएगा। ठीक है, तो लिखा है कि इफ वी राइट पॉइंटर टू पॉइंटर स्टेटमेंट एज लाइक दिस, डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर, ऐसा पॉइंटर जो वापस से किसको पॉइंट कर रहा है, किसी पॉइंटर को ही पॉइंट कर रहा है। इन दिस द ARR पॉइंट्स टू ए मेमोरी ब्लॉक विच फर्दर पॉइंट टू द इंट टाइप ऑर्डिनरी ब्लॉक। ऐसा ही तो होता है, अभी अभी हमने देखा कि आपने मान के चलो यहाँ पर लिखा है लेट्स से नम एस्ट्रिक ptr1 डबल एस्ट्रिक ptr2। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने लिखा होगा कि ptr1 में क्या चला जाए, एड्रेस ऑफ नम, एंड फिर आपने बोला होगा ptr2 में क्या चला जाए, एड्रेस ऑफ ptr1। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि यहाँ पर कहीं पर ptr1 बना होगा, कहीं पर यहाँ पर नम बना होगा और कहीं पर यहाँ पर ptr2 बना होगा। ठीक है, ptr1 के अंदर किसका एड्रेस रखा हुआ है, नम का एड्रेस रखा हुआ है, और ptr2 के अंदर किसका एड्रेस रखा हुआ है, ptr1 का एड्रेस रखा हुआ है। तो यही बात यहाँ पर बोली है कि जब ये डबल पॉइंटर ARR बनेगा, मतलब डबल पॉइंटर आपका जब ये ptr2 बनेगा, ठीक है, तो वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, वो उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जो फर्दर किसको पॉइंट कर रहा होगा, एक इंट टाइप के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा। और जो ये वाला पोर्शन है ये तो क्या है, इंट टाइप का ब्लॉक ही है। ठीक है, तो अगर डबल पॉइंटर वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब हम मूव होते हैं किसकी तरफ, 2D एरे को मेमोरी अलॉट करवाएंगे हीप में, किसके हेल्प से, डबल पॉइंटर की हेल्प से। तो समझना यहाँ बात को, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अगर आप बारीकी से समझोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपने लिखा मैन फंक्शन में, और मैन फंक्शन में हमने यहाँ पर एक डबल पॉइंटर बनाया है, लेट्स से ARR, उसके अलावा रो के लिए रो, कॉलम के लिए कॉलम, रो के इंडेक्स के लिए I, कॉलम के इंडेक्स के लिए J, और किसी वेरिएबल की जरूरत होगी तो बाद में डिक्लेयर कर लेंगे। सबसे पहले रो और कॉलम की साइज हम लेते हैं, तो हमने printf लिखा %d, सॉरी सबसे पहले मैसेज दिया हमने एंटर रो एंड कॉलम साइज। स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड करेंगे, %d एड्रेस ऑफ रो, एड्रेस ऑफ कॉलम। ठीक है, अब एक बार यहाँ तक वाले पोर्शन को हम ड्राई रन करके देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया है ARR नाम से। ठीक है, मान के चलो कि इस ARR वाला जो ब्लॉक है इसका एड्रेस क्या है, 1000 है। फिर आपने एक रो नाम का वेरिएबल बनाया है, फिर आपने एक कॉलम नाम का वेरिएबल बनाया है, फिर एक I नाम का वेरिएबल बनाया है, और आखिर में आपने एक J नाम का वेरिएबल बनाया है। हम रो कॉलम I J के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इनका जो एड्रेस है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इनका किसी भी तरह का एड्रेस अज्यूम नहीं कर रहे हैं। मैसेज आया होगा एंटर रो एंड कॉलम साइज, पहले वाली वैल्यू रो में गई होगी, दूसरी वाली वैल्यू किस में गई होगी, कॉलम में गई होगी। तो मान के चलो आपने यहाँ पर रो में वैल्यू दी है 2 और कॉलम में वैल्यू दी है 3। आप ये चाहते हो कि रो कितनी आए हमारे पास, 2 रो आए, और हर एक रो में कितने एलिमेंट हो, 3 एलिमेंट हो, और एक रो में जितने एलिमेंट होते हैं उसी को तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉलम की साइज बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से समझो बात को, कि ये आपको रो क्रिएट करवानी है, पहली वाली रो,
और ये आपको क्रिएट करवानी है दूसरी वाली रो। मतलब इस पहले वाले रो का भी कोई बेस एड्रेस होगा और इस दूसरी वाली रो का भी क्या होगा, कोई बेस एड्रेस होगा। और इनका बेस एड्रेस होल्ड करवाने के लिए कितनी रो है, 2। तो आपको 2 क्या बनाने पड़ेंगे, पॉइंटर बनाने पड़ेंगे जो किसको होल्ड करे, एड्रेस को। जो किसको होल्ड करे, यहाँ पर एड्रेस को होल्ड करे। ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसे पॉइंटर बनेंगे जो किसको होल्ड करेंगे, एड्रेस को होल्ड करेंगे। और जब एड्रेस को होल्ड करेंगे तो वो वाले जो ब्लॉक होंगे उनमें क्या होगा, एक्चुअल में डेटा होगा। उनमें क्या होगा, एक्चुअल में डेटा होगा। तो सबसे पहले हमें जितनी रो की साइज है उतना हमें एरे ऑफ पॉइंटर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जितनी कॉलम की साइज है और जितने नंबर ऑफ रो है उतने साइज के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर रो बनाने पड़ेंगे। तो समझ रहे हैं यहाँ पर बात को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बोला मैलोक, और मैलोक को हम बोलेंगे कितने साइज के, रो साइज के। ठीक है, तो यहाँ पर बोला रो मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट एस्ट्रिक। ठीक है, अब यहां समझना बात को, हमने यहाँ पर साइज ऑफ इंट एस्ट्रिक क्यों लिखा है। ठीक है, देखो ये आपका सबसे पहले ये वाला रो आप बनाने की, ये वाला एरिया बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो फर्दर क्या करेगा, इन ब्लॉक को पॉइंट करेगा। तो इसका जो खुद का नेचर है, वो खुद का नेचर तो कैसा है, एड्रेस से तो होल्ड कर रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंट एस्ट्रिक लिखा है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्योंकि साइज ऑफ को आप इंट पास करो या इंट एस्ट्रिक पास करो, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पॉइंटर तो भले ही किसी भी टाइप का हो, हमेशा मेमोरी में कितने बाइट लेगा, जितना आपका अनसाइंड इंटीजर ले रहा है। अगर 16 बिट की बात करें तो 2 बाइट है, तो आप यहाँ इंट लिखोगे तो भी 2 आएगा, इंट एस्ट्रिक लिखोगे तो भी यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आपको इसको कास्ट करना है किसमें, जिस टाइप का पॉइंटर आपने बनाया। ठीक है, और एआरआर कैसा बनाया आपने, ओ सॉरी, एआरआर आपने यहाँ पर बनाया है डबल पॉइंटर। ठीक है, सिंगल पॉइंटर से तो काम ही नहीं होगा, डबल पॉइंटर। एंड यहाँ पर आपने लिखा होगा इंट। तो यहाँ पर आपने लिखा डबल पॉइंटर, और ये किसको दे दो आप, एआरआर को दे दीजिए। तो सबसे पहले रो की साइज कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई साइज ऑफ इंट एस्ट्रिक, तो ऑब्वियसली 2 आएगा यहाँ से। तो क्या बनेगा, एक 4 बाइट का ब्लॉक बनेगा। क्या बनेगा, एक 4 बाइट का ब्लॉक यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर बना एक 4 बाइट का ब्लॉक। और जब ये 4 बाइट का ब्लॉक बनेगा तो इस ब्लॉक का भी तो कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, एड्रेस रहा होगा। मान के चलो इसका एड्रेस है 2000। क्या है इसका एड्रेस, 2000। फिर आपने इस ब्लॉक को किस में कास्ट किया है, इंट डबल एस्ट्रिक में आपने इसको कास्ट किया है। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक का जो एड्रेस जाएगा, ये बेस एड्रेस, वो किस टाइप के ब्लॉक में जाएगा, जिसको आपने डबल पॉइंटर की हेल्प से क्या कर रखा हो, बना रखा हो। और ऑब्वियसली एआरआर को आपने किसकी हेल्प से बना रखा है, डबल पॉइंटर की हेल्प से बना रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 2000, और जैसे यहाँ से 2000 आएगा, ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और चूंकि यहाँ पर आपका इंटेंशन ये था कि इस वाले ब्लॉक में आप क्या रखने वाले हो, एड्रेस रखने वाले हो, तो यहाँ पर इसके, क्योंकि आपने इसको इंट टाइप में किया है, तो ये 2-2 बाइट के ब्लॉक होंगे और इसका एड्रेस हो जाएगा आपके पास 202। मतलब आपका फाउंडेशन बन के तैयार है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कॉलम साइज के एरे बनाने, कितने एरे, जितनी आपकी रो की साइज है उतने एरे आपको बनाने हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो रो बनेगी वो तो एक से ज्यादा आएगी ना, और रो की इंफॉर्मेशन किस में रखी हुई है, रो नाम के वेरिएबल में। तो आपने लिखा फॉर आई असाइन 0, आई लेस देन 2 एंड आई प्लस प्लस। और इसके रेस्पेक्ट में आपको मैलोक फंक्शन को बार बार चलाना है। तो आपने यहाँ पर बोला कि डेटा कहाँ पर आ जाए, ARR प्लस आई का डी रेफरेंस। ध्यान रखेंगे, ARR प्लस आई के डी रेफरेंस को आप चाहो तो ARR ऑफ आई भी लिख सकते हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और उसमें क्या आ जाए, जो मैलोक रिटर्न करेगा, और मैलोक जो रिटर्न करेगा वो इंट टाइप के ब्लॉक का एड्रेस होल्ड करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा इंट एस्ट्रिक मैलोक। ठीक है, और कितने बाइट का ब्लॉक चाहिए, जितनी क्या है कॉलम की साइज, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कॉलम इनटू साइज ऑफ इंट। अब यहां से समझना बात को, कॉलम में क्या रखा हुआ है 3 इंटू साइज ऑफ इंट 2, तो कितने बाइट का ब्लॉक, 6 बाइट का ब्लॉक।
तो यहाँ पर इसने बनाया 6 बाइट का ब्लॉक। कितने बाइट का ब्लॉक बनाया यहाँ पर? 6 बाइट का ब्लॉक बनाया और इस 6 बाइट के ब्लॉक को किस में कास्ट कर दिया? पॉइंटर टू इंट में कास्ट कर दिया। मतलब इसका जो एड्रेस रखेंगे वो हम उस ब्लॉक में रखेंगे जिसका डिक्लेरेशन कुछ इस तरीके से हुआ हो। और ऑब्वियसली जब आपने डबल पॉइंटर बनाया था तो डबल पॉइंटर में तो आपने इस वाले ब्लॉक का एड्रेस दे दिया, लेकिन इस वाले ब्लॉक को तो आपने किस तरीके के इंटेंशन से बनाया था? इंट एस्ट्रिक वाले इंटेंशन से आपने इसको बनाया था। तो जैसे ये इंट में कास्ट होगा इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे और मान के चलो कि इसका बेस एड्रेस क्या है? 3000 है। और ये 3000 किसको दे दो? ARR प्लस आई का डीरेफरेंस। ARR में क्या है? 2000। ARR में क्या है? 2000 प्लस आई में इनिशियली क्या रहा होगा? 0। मतलब आप जहां पर हो, ठीक है, वहीं पर आपको क्या करना है? डीरेफरेंस 2000 वाले ब्लॉक में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर 3000 आया, इसने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ से इसका जो एड्रेस रहा आगे 2 एंड 4 यहाँ पर आ गया होगा। उसके बाद अभी आई की वैल्यू क्या है? 0। अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई होगी? 1, क्योंकि आई की वैल्यू 0 के लिए चल गया होगा। 0 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। फिर आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई? 1, 1 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई वापस यहाँ पर आया कॉलम इनटू साइज ऑफ इंट। तो अगेन कॉलम की साइज क्या है? 3 एंड साइज ऑफ इंट 2। 6 बाइट का एक और ब्लॉक बनेगा यहाँ पर। ये 6 बाइट का एक और ब्लॉक बना। मान के चलो इसका जो बेस एड्रेस है वो कितना है आपके पास? 4000 है। अगेन इसको कास्ट किया होगा और ARR प्लस आई को दे दिया होगा। तो ARR में क्या है? 2000 प्लस आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? अब 1। मतलब आप जहां पर हो उससे एक कदम आगे चले जाओ। आप फिलहाल यहाँ पर हो और आपका एक कदम आगे ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। और जैसे यहाँ पर 4000 आएगा, ये इस वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और पॉइंटर टू इंट में आपने इसको कास्ट किया तो अगेन वो 3 टुकड़े इसके बन जाएंगे। ये हो जाएगा 4002 एंड 4004। ठीक है, तो इस तरीके से एरे हमारा बनके तैयार है। आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करना, आमतौर पे जब हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करवाते हैं, या मैं यूं कहूं कि जब अपन कंपाइल टाइम पे एरे की साइज देके जब हम मेमोरी अलॉट करवाते हैं, तो उस केस में जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। लेकिन क्या यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हुआ? आपका जवाब होगा नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है। हाँ, हर एक रो को जो मेमोरी मिली हुई है वो कंटिन्यूस में है, लेकिन हर एक रो को क्या मिली हुई है? अलग अलग पोर्शन में यहाँ पर जगह मिली हुई है। हालांकि जब हमने सिंगल पॉइंटर वाला अप्रोच देखा था, तो सिंगल पॉइंटर वाले अप्रोच में जो मेमोरी का एलोकेशन हो रहा था वो कैसा हो रहा था? कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ही हो रहा था। लेकिन डबल पॉइंटर वाली अप्रोच में मेमोरी का एलोकेशन, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। कुछ फायदा नुकसान है इसका? हाँ, नुकसान हमें देखने को मिलता है। केसिंग में हमें क्या आती है? यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है वो लगातार में नहीं है। स्पीड में थोड़ा सा हमें ब्रेक देखने को मिलता है। हालांकि स्पीड के मामले में सिंगल पॉइंटर वाली अप्रोच बेस्ट है, लेकिन उसमें आप कभी भी 2D एरे को इस तरीके से आप डील नहीं करवा सकते। वहां पर इस टाइप 2D एरे को डील करवाने का वहां पर तो फॉर्मूला यही होता है, डी रेफरेंस ARR प्लस आई इंटू कॉलम प्लस जे। इसी वाले पोर्शन से आप इसको क्या करते हो? डील करते हो। इस तरीके से आप उसको कभी भी नहीं लिख पाओगे। हाँ, इस वाले पोर्शन को आप इस तरीके से लिख लोगे। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर सिंपल सा इसको ट्रेवर्स कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद मैं पूरा कोड यहाँ पर लिख दूंगा। तो एक बार ट्रेवर्स करके हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर पहुंचेंगे। तो अगेन हमने एक लूप चलाया फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर जे असाइन 0 जे लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंटफ %d की जगह डेटा किस तरीके से फेच होगा। एक बार में रफली यहाँ पर डेटा अज्यूम कर लेता हूँ। 11 22 33 44 55 एंड 66 हमने अज्यूम कर लिया है डेटा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको चलाओ। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। कंडीशन चेक होगी 0 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई इनर लूप में आएगा, और इनर लूप जैसे कंडीशन ट्रू हुई लूप की बॉडी में आएगा, और लूप की बॉडी में आते ही उसे वापस से क्या मिला? यहाँ पर लूप मिला जिसमें रखा हुआ है इनिशियली जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कब तक चलना है? जब तक जे की वैल्यू लेस देन क्या है? कॉलम में रखा हुआ है 3।
तो 0<3 यस कंडीशन ट्रू, और जैसे कंडीशन ट्रू होगी ये वाला प्रिंटफ यहाँ पर चलेगा। और जब ये वाला प्रिंटफ यहाँ पर चलेगा तो हमें सबसे पहले इस वाले डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इस वाले डेटा को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ARR प्लस आई ARR प्लस आई का डी रेफरेंस। देखो इतना लिखने से क्या हुआ, सबसे पहले किसके पास जाएगा, ARR के पास, क्या है 2000 प्लस 0, मतलब आप जहां पर हो वहीं रहो। तो 2000 वाले ब्लॉक का डी रेफरेंस, और जैसे 2000 वाले ब्लॉक का डी रेफरेंस किया तो क्या मिला 3000, मतलब आप इस वाली जगह पर आ गए हो। कौन सी वाली जगह पर आ गए हो, इस वाली जगह पे। और फिर आपने लिखा प्लस जे, और फिर आपने क्या किया इसका डी रेफरेंस। और जैसे ही आपने प्लस जे किया तो ARR प्लस आई का डी रेफरेंस से आप कहाँ क्या मिल गया था आपको 3000 प्लस 0, मतलब आप जहां पर हो वहीं रहो, उसका डी रेफरेंस करो। तो 3000 का जब डी रेफरेंस करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। और ये बात हमने सीख के रखी है कि इस टाइप से अगर कहीं पर भी लिखा हुआ होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ARR ऑफ आई। क्या लिख सकते हैं उसको हम, ARR ऑफ आई प्लस जे का डी रेफरेंस। और हमें पता भी है जब इस टाइप से कुछ आ जाए प्लस जे का डी रेफरेंस तो फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ARR ऑफ आई ऑफ जे, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं एक बार आई की वैल्यू तो अज्यूम कर लेता हूँ 1, और मान के चलो जे की वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ 2। ठीक है, मतलब मैं इस वाले ब्लॉक को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को बेस मानता हूं। लिखा है डबल डी रेफरेंस, ओ सॉरी ब्रैकेट में है, यहां पर लिखा डी रेफरेंस ARR प्लस आई प्लस जे। तो देखो ARR में क्या है 2000, ARR में क्या है 2000 प्लस आई में क्या है 1 का डी रेफरेंस। आप कहां पर हो 2000, इससे कितने कदम आगे जाना है आपको, एक कदम आगे जाना है। और जब आप एक कदम इससे आगे जाओगे तो 2000 से 2002, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 200 का डी रेफरेंस। इतने स्टेटमेंट सोल्व होने के बाद 2002 पे क्या रखा हुआ है 4000, क्या रखा हुआ है 4000 प्लस जे का डी रेफरेंस। बताओ जे की वैल्यू क्या है 2, 4000 प्लस 2, जहां पर हो उससे कितने कदम आगे चले जाओ, 2 कदम। आपका एक कदम कितने बाइट का 2 बाइट का, तो आप 4000 प्लस 4 का डी रेफरेंस, और ये हो जाएगा 4004 का डी रेफरेंस। और बताओ 4004 वाला लोकेशन पे क्या है 66। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये वाला पोर्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं ARR ऑफ आई लिख सकते हैं। और जब पॉइंटर के आगे कुछ प्लस होके अगर उसका डी रेफरेंस हो रहा है तो अगेन उसको हम किस में बदल सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में बदल सकते हैं। और इस तरीके से हम 2D एरे को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक पूरा कंप्लीट कोड लिख देता हूँ जहां पर डबल पॉइंटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, एरे को एक्सेस करेंगे। ये यहाँ पर डबल पॉइंटर बनाया हमने, ARR रो कॉलम आई एंड जे। सबसे पहले मैसेज दिया हमने printf एंटर रो एंड कॉलम साइज। स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की हमने, %d पहली वाली वैल्यू किस में चली जाए रो में, और दूसरी वाली वैल्यू किस में चली जाए यहाँ पर कॉलम में चली जाए। सबसे पहले हम फाउंडेशन तैयार करेंगे, एक एरो पॉइंटर बनाएंगे। और एरो पॉइंटर जब हम बनाते हैं तो अभी भी हम सीख के आए हैं ARR डबल पॉइंटर malloc रो इनटू साइज ऑफ इंट स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हर एक रो को क्रिएट करवाना है। ये एरो पॉइंटर हो गया जिसमें हम हर एक रो का क्या रखेंगे, एड्रेस रखेंगे। तो अगेन उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ता है, आई असाइन 0 आई लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस। और इसके रेस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट अपने को चलाना है मेलोक वाला, जिसको हमने लिखा है ARR
प्लस आई का डी रेफरेंस, आप चाहो तो इसको ARR ऑफ आई भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपने लिखा है इंट एस्ट्रिक मेलॉक, जो एरे बनेगा वो तो कॉलम साइज का बनेगा, कॉलम इनटू साइज ऑफ इंट। उसके बाद आपको डेटा इंसर्ट करवाना है इसमें, तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए आपने मैसेज दिया प्रिंटफ एंटर %d एरे एलिमेंट्स, और %d की जगह क्या प्रिंट हो जाए, रो इनटू कॉलम की वैल्यू, कि 2D एरे में जो डेटा आएगा वो कितना आएगा, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम जितना डेटा आएगा। यहाँ पर आपने लिखा फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, और फिर आपने यहाँ लिखा इनर लूप में फॉर जे असाइन 0 जे लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस, और इसका रेस्पेक्ट में आपको एक स्कैनफ चलाना है, तो आपने लिखा स्कैनफ %d एंड आपने यहाँ लिखा है एड्रेस ऑफ ARR ऑफ आई ऑफ जे, और आप चाहो तो इसकी जगह ये वाला स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ डी रेफरेंस ऑफ ARR प्लस आई प्लस जे। इस तरीके से भी आप चाहो तो लिख सकते हो। अब फिर हमें ये पता है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो इनको नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब अगर आप इसी को इस तरीके से लिखने की कोशिश भी करोगे तो भी ये परफेक्टली काम करेगा। तो यहाँ पर आपने लिखा डी रेफरेंस ARR प्लस आई प्लस जे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, आप कंफर्टेबल हो, तो फिर आप इस टाइप का डायरेक्टली स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो डेटा हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा को ट्रेवर्स करवाना है। ट्रेवर्स हम तीनों तरीके से करवा के देख लेंगे, तीनों तरीके से हम स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मैसेज दिया प्रिंटफ दी एरे एलिमेंट्स आर, यहाँ पर हमें लूप की क्या करनी है, नेस्टिंग करनी है। तो फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन रो आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमने लिखा फॉर जे असाइन 0 जे लेस देन कॉलम जे प्लस प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे printf %d \t, और इसकी जगह हम लिखेंगे डी रेफरेंस ARR प्लस आई प्लस जे। हम इस तरीके का स्टेटमेंट लिखेंगे, और हम चाहे तो इसी printf को कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, printf %d \t एंड डी रेफरेंस ARR ऑफ आई प्लस जे, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और चाहे तो हम इसकी जगह कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, printf %d \t एंड ARR ऑफ आई ऑफ जे। इस तरीके का स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो तीनों का काम सेम है, तीनों से आपका डेटा ट्रेवर्स हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो वाला स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी मेमोरी को क्या करवाना है, रिलीज करवाना है। अब मेमोरी को रिलीज करवाने से पहले आप इसका झोल देखिए। इसी तरीके से तो आपने क्या किया था, मेमोरी को लोड करवाया था, क्योंकि मेलोक भी आपने कितनी बार चलाए, 2 बार चलाए। एक बार तो सिंगल और दूसरी बार किस में चलाया आपने, लूप में चलाया है। तो जितना आपने लूप में चलाया है उतना तो रिलीज करवाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको लूप ही तो चलाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपने सीधा सीधा डायरेक्टली क्या लिख दिया यहाँ पर, फ्री ARR, सीधा सीधा क्या लिख दिया आपने डायरेक्टली, फ्री ARR, तो ARR के हाथ से क्या निकल जाएगा आपका 2000, और जब ARR के हाथ से 2000 निकल गया तो ये सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका है। ठीक ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही किस पे डिपेंड है, इसी ARR के पास क्या है यहाँ पर डिपेंड है।
तो जिस तरीके से आपने मेमोरी का एलोकेशन करवाया था, उसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में आपको क्या करवाना है, उसको डीलोड करवाना है। क्योंकि एलोकेशन करवाते टाइम पे तो आप इस रास्ते आए थे, लेकिन डीएलोकेशन करवाते टाइम पे आपको सबसे पहले इसकी मेमोरी को रिलीज करवाना है, फिर इसकी मेमोरी को रिलीज करवाना है, और उसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, एआरआर की मेमोरी को रिलीज करवाना है। तो डीएलोकेशन के टाइम पे आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगा के इसको डीलोड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखा लूप कितनी बार चलाओगे। ठीक है, तो जितनी बार आपने यहाँ पर अंदर वाला जो मैलोक के लिए जितनी आपने रो तैयार की थी, सबसे पहले उन रो की मेमोरी को क्या करवाना है, आपको रिलीज करवाना है। तो यहाँ पर आपने लिखा फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन रो एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आपको लिखना है फ्री एंड ARR प्लस आई, फ्री ARR प्लस आई। एक बार देखते हैं कि यहाँ पर आपने लिखा फ्री ARR प्लस आई। ओके, डी रेफरेंस आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आई से करोगे तो यही वाले पोर्शन तक आओगे। आपको तो सबसे पहले क्या चाहिए, 3000, और उसके बाद क्या चाहिए आपको, 4000। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर फ्री डी रेफरेंस ऑफ ARR प्लस आई, और बेटर है आप इसकी जगह ये लिख दीजिए फ्री ARR ऑफ आई, फ्री ARR ऑफ आई आपने लिख दिया। इतना करने के बाद हुआ क्या होगा, सबसे पहले इसकी मेमोरी रिलीज हुई, फिर इसकी मेमोरी रिलीज हुई, और फाइनली आप क्या कर सकते हो, इसकी मेमोरी को अब आप रिलीज करवा सकते हो। और सॉरी, सबसे पहले ये वाला पोर्शन भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पर रिलीज करवाना पड़ेगा। 2000 वाला जो ब्लॉक था, इसकी मेमोरी भी आपको क्या करवानी पड़ेगी, रिलीज करवानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, एक सेकेंड, 3000 4000 वाला ब्लॉक रिलीज हुआ। ओके, जब आप 2000 वाले ब्लॉक को रिलीज करोगे तो ये तो इसी के साथ तो अपेंड है, नो प्रॉब्लम। तो हम फाइनली किसको रिलीज करवाएंगे, फ्री ARR को, और फिर ARR को किससे इनिशियलाइज करवा दीजिए आप, नल से, डेंगलिंग पॉइंटर की सिचुएशन से बचने के लिए, गेट ch एंड मैन फंक्शन की बॉडी एंड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डबल पॉइंटर की हेल्प से 2D एरे को मेमोरी अलॉट करवा सकते हैं। ठीक है, रिलीज मेमोरी, फिरिंग ए डायनेमिकली allocated 2D array using array of pointer, that means pointer to pointer approach या double pointer approach must be done in multiple steps because the memory is allocated in multiple blocks या multiple step। ऐसा ही तो हमने किया था, और हम सीख भी चुके हैं कि रिलीज के टाइम पे भी सबसे पहले हमने क्या किया है, जितनी एरे हमने बनाई थी, इंडिविजुअल एरे की मेमोरी को हमने रिलीज किया, और उसके बाद फाइनली जो एरे पॉइंटर हमने बनाया था, उसकी मेमोरी को हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर रिलीज करवा दिया है। उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा-सा अगर डिफ़िकल्टी लगे, ठीक है, तो आप एक बार इसको रिवाइज़ करके देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। अब इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाले पोर्शन में हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है कि किस तरीके से हम जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उनको मेमोरी हम अलॉट करवाएँ, और अगली क्लास में हम वो आखिरी वाला चैप्टर हम एक बार आखिरी वाला टॉपिक हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अंत तक रुके, इसके लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया।